तो 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है, जो 12 हम आज ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं वो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ है 2011 में। और आपको पता है कि जो बिहार बोर्ड होता है वो पिछले साल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिपीट करता है, और करता भी है, हर साल करता है, समझ रहे हैं ना। तो ये 2011 में पूछा गया है, ठीक। 2011 में साइंस का है। हम आज 15 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अगर आप ये 15 ऑब्जेक्टिव को देखते हैं और समझते हैं तो आपको एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही फ़ायदामंद होगा। तो ये साइंस का है जो बिहार बोर्ड 10th क्लास में पूछा गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव को। और बिल्कुल पीछा हुआ है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल का पूछा हुआ प्रश्न है। अगर ये सारे को करते हैं तो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट होगा और आपको लड़ेगा हु बहु, यानी कि सेम टू सेम। तो देखिए कह सकते हैं कि ये जो है ये वीवीआई प्रश्न है, और इसका देखिए पीडीएफ नोट्स ऐसे मन कि 15 गो, जैसे कि हम कराएंगे आपको 15 गो सॉल्यूशन कराएंगे। आपको सॉल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि वह कौन सी धातु है। आपको बताना है कि वह कौन सा धातु है, कौन सा मेटल है, ठीक। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। तो आपको बताना है कि वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। आपको बताना है धातु हालांकि कठोर होता है, धातु कठोर होता है, अधार्तनीय होता है, और ये चमकीले होते हैं, और धातु कह सकते हैं कि ठोस होता है, ओके। लेकिन ये कौन सा ऐसा धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। देखिए चाकू से आप काट सकते हैं। तो जानते हैं कौन सा धातु है? वो धातु है सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे आप चाकू से काट सकते हैं। ये वीवीआई प्रश्न है, आपके एग्जाम में रिपीट जरूर करते हैं। तो वो कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो वो है आपका सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको हम चाकू से, लोहा तो भी धातु है, लोहा को आप काट दीजिएगा, लोहा को आप काट दीजिएगा, लोहा धातु है, इसको चाकू से काट दीजिएगा, नहीं कटेगा, क्योंकि ये एक अपवाद में है जो जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। वो कौन सा है? सोडियम धातु। तो सोडियम क्या है? धातु है। सोडियम का संकेत होता है Na, इसका परमाणु संख्या होता है 11, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि हीरा किस तत्व का अपरूप है। हीरा बताना है कि किस तत्व का अपरूप है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, कार्बन का अपरूप होता है, कार्बन का अपरूप होता है हीरा, हीरा होता है। फिर ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ठीक। ये क्या होता है? हीरा के अपरूप होता है। यानी कि तो हीरा जो है किस तत्व का अपरूप है? तो वो है कार्बन का। कार्बन का अपरूप क्या है? हीरा है, ग्रेफाइट है, ठीक। समझ में आ गया? तो हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का है। हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के एक तत्व का नाम लिखे। कोई भी तत्व का नाम लिख सकते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के, प्रथम जो वर्ग होता है उसका जो एक तत्व का नाम लिखना है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन लिखना है, कोई भी तत्व लिख सकते हैं, ठीक। तो हम हाइड्रोजन लिखे हैं। आप प्रथम वर्ग का जो फर्स्ट होता है वो हाइड्रोजन होता है, तो हम हाइड्रोजन लिखते हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के एक तत्व का नाम है, तो वो क्या है? हाइड्रोजन। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। आपको संतुलित करना है। ये क्या है ना, ये समीकरण गलत दिया हुआ है, लेकिन इसका संतुलित आपको करना है। Fe2O3 AlCl2O3 Fe, यानी कि आपको कह सकते हैं कि आपको संतुलित करना है इसको। ये गलत दिया हुआ है लेकिन आपको संतुलित करना है, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? FeO3 Al, और ये है, और ये पर यहाँ है, तो इसका थोड़ा सा जूम करते हैं। इसके बाद क्या था? प्लस लोहा Fe। ये देखिए क्या होता है ना, इसको संतुलित करना है। ये जो होता है, ये जो दिया होता है, ये संतुलित नहीं होता है, ठीक। संतुलित करने का क्या नियम है? संतुलित करने का यही नियम है कि ये जो तीर है ना आपका, ये तीर इसके बाद और इसके पहले, यानी तीर के दाईं ओर और तीर के बाईं ओर,
तीर के दाईं ओर, तीर के दाईं ओर और तीर के बाईं ओर क्या होना चाहिए, आपको सब बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कहने का मतलब सिर्फ 1 मिनट, कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर इधर 3 गो आम है, 3 आम है, तो इधर भी तीर के बाद भी 3 आम होना चाहिए। अगर इसके 5 गो सेब है तो इसके बाद भी 5 गो, यानी उत्पादन और कह सकते हैं कि उत्पादक और प्रतिफल क्या होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए। समझ में आ गया, बिल्कुल सेम। ठीक, अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि यहाँ एफ ही क्या है, 2 गो है, तो यहाँ पर भी 2 गो होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ गया। चलिए, समझ में आ रहा है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यानी कि इसके बाद और इसके पहले सब समान होना चाहिए, ये माइंड में को इसका इसी जैसे समान हो गया तो आप समझ सकते हैं कि क्या है, ये संतुलित है। समझ में आ गया ना। चलिए, तो चलिए हम संतुलित करते हैं। हम आपको बताएं, अगर इधर 10 लड़का है तो इधर भी 10 लड़का होना चाहिए, तभी जाके आपको संतुलित होगा। तो चलिए होता है, समझते हैं हम। ठीक, चलिए यहाँ पर देखेंगे Fe2 क्या है, 2 गो है, लेकिन यहाँ पर कितना है आपका, कितना है, 1 है, तो इसको भी 2 बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। O3 कितना है, 3 गो, लेकिन यहाँ O3 कितना है, यहाँ O3 दिया गया है, और क्या किया गया है, इधर 3 से क्या क्या मल्टीप्लाई, तो बताइए 3 और 3 गुने 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा जी। तो O3 कितना है, 9 है, 9 गो है। ठीक, O3 कितना है, 9 गो। लेकिन Al2 कितना है, Al2 लास्ट, यानी कि उसके आगे भी 3 लगा है, तो 3 का 3 3 दूनी 6, 3 गुना करेंगे, 3 का 3 3 6 हो गया जी। Al2 कितना है, 6 गो। ठीक, Al2 कितना है, 6 गो, समझा ना, 6 गो हो गया। तो सबसे पहले देखेंगे Al2 6 गो है, 3 का 3 3 6 गुना होता है। अब मान लेते हैं, ठीक, अगर ये क्या है, 5 है प्लस 3 है, और इसके आगे 3 से गुना, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि 5 3 8 है, 8 हो गया। 8 में 3 से गुना तो 24 ना होगा। तो उसी तरह से क्या होता है, ये भी है। ठीक, Al2 है, आगे से 3 से आगे 3 दिया हुआ है, यानी 3 से गुना करेंगे तो 3 का 3 6, ये क्या हो गया, L 6 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे तीर से इधर में है 6 के गो है, L एगो है, तो इसको सबसे पहले 6 बनाएंगे, तो इसको सबसे पहले क्या किया, 6 बना दिए। ठीक, अब देखेंगे O3 कितना है, O3 3 ही है, और 3 से गुना करें तो 9 हो गया O3। तो यहाँ पर O3 कितना है, यहाँ पर है आपका, यहाँ पर आपका है 3, तो इसको भी क्या बनाएंगे, 9 बनाएंगे। तो यहाँ से 3 से गुना करेंगे, तो देखिए 3 और 3 से गुना, तो 3 3 9, ये भी 9, ओ भी 9 हो गया, और यहाँ पर भी 9 हो गया। और L कितना था, 6, तो यहाँ पर भी 6 हो गया। ठीक, हम कर दिए, यहाँ 6 था तो यहाँ हम 6 कर दिए। ठीक, समझ गया। अब देखते हैं, अब तो यहाँ हो गया ये भी कितना, 2, और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 3 का 3 6 हो गया। लेकिन यहाँ पर ये भी क्या है, 1 है, तो यहाँ पर भी 6 से यहाँ गुना कर देंगे। अब देखिए सब आपका सेम हो गया, यानी सब बराबर हो गया। अब देखिए ये भी कितना है, यहाँ पर 3 का 3 3 6, यहाँ पर भी 6 ही। अब देखिएगा O3 कितना है, 3 ही है, और ये 3 9 हो गया ना, तो यहाँ देखिए 9 है O3, और यहाँ से 3 से गुना तो 9, ये भी हो गया। Al2 यहाँ पर क्या है, 6, तो यहाँ पर भी 6 है, L2 और 3 से गुना तो 3 का 3 6, ये भी 6 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। ये क्या हो गया, संतुलित। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर संतुलित किया गया है, यहाँ पर देखिए संतुलित। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है। लोहा जो है ना, ऑक्सीजन से संयोग कर FeO2 से संयोग कर क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड। क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, ये याद कर लीजिएगा, फेरिक ऑक्साइड। ठीक, आगे देखते हैं। हरे पेड़
हरे पौधे में किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है? बताइए, हरे पौधे जो हैं उसमें कौन सा ऐसा घटक, कौन सा ऐसा चीज के अभाव, अभाव का मतलब अगर नहीं होगा, अभाव का मतलब नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है? जल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, फिर क्या होता है? सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, और क्या की आवश्यकता होती है? हाँ, पत्तियों में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। आपको बता, अगर इसमें से अगर कौन ऐसा नहीं होगा तो आपको क्या होगा? हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे। मान लेते हैं, ठीक है, वो होगा सूर्य के प्रकाश के अभाव में। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो आपको हरे पेड़ पौधे क्या होंगे? वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, वो भोजन नहीं बनाएंगे। जैसे कि हम चलते हैं आदमी की ओर। मान लेते हैं कि आदमी के पास दाल है, आदमी के पास चावल है, और आदमी के पास पानी है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास ईंधन नहीं है, यानी कि उसके पास आग नहीं है, न गैस है और नहीं चूल्हा है और नहीं लकड़ी है। अगर गैस पे बनाता है, अगर गैस नहीं हो तो नहीं बन पाएगा, कोई भी हालत में नहीं बन पाएगा। अब कोई चूल्हा पे बनाता है, अगर लकड़ी नहीं है, जारन नहीं है, ईंधन नहीं है, तो ये लड़की लिख दिए, अगर ईंधन नहीं है, अब चूल्हा पर बनाना है तो लकड़ी की आवश्यकता, गोईठा की आवश्यकता पड़ेगी। अगर वो नहीं है तो खाना नहीं बन पाएगा। बनेगा जी? दाल भात चावल बनेगा? नहीं बनेगा। सब कुछ है, हाँ, मान लेते हैं केवल चावल है तो मार भात चावल खा लेगा, ठीक है ना, मार भात खा लेगा। लेकिन जब अगर आगे नहीं है जिससे वो पकता है, वही नहीं तो बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। उसी तरह से सब कुछ रहेगा लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा भोजन कैसे बनाएगा? जैसे समझ रहे ना? चलिए, अगला प्रश्न है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिकाओं के मध्य, दो तंत्रिका है उसके मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, हम कहते हैं सिनैप्टिक द्वार। इसको क्या कहते हैं? सिनैप्टिक दरार। ठीक, समझ में आ गया? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको बताना है कि मनुष्य में चीनी के पाचन में, मनुष्य जो है उसके चीनी के पाचन के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है? चीनी को पचाने के लिए कौन सा हार्मोन जो होता है वो सहायक होता है? वो होता है इंसुलिन। वो कौन सा होता है हार्मोन? इंसुलिन। ठीक, चलिए अगले प्रश्न हो कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन है जो कैसी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है? ऊष्मा क्षेपी। वो कौन सा है? ऊष्मा क्षेपी। ठीक, चलिए, मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, गुणसूत्रों की संख्या होती है आपका 46। ठीक, लेकिन जोड़ा पूछे तो 23 जोड़ा। ठीक, समझा गया? अगर मनुष्य की गुणसूत्रों की संख्या पूछेगा तो आपको बताना है 46। कितना? 46। लेकिन जोड़ा पूछेगा तो इसका अधिक एकदम सीधे कर देंगे। अरे जोड़ा का मतलब समझ रहे हैं? 2 को, तब 46 के 2 को कीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा तक कितना आएगा? 23 से जोड़ना आएगा। अब मान लो कि 46 वो चप्पल है, उसका 46 को चप्पल, उसका जोड़ा क्या बनेगा? 23 को। समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो समझिए, तो वही बोलेगा गुणसूत्रों की संख्या पूछेगा तो 46 है, और गुणसूत्र के जोड़ा तो 23 जोड़ा बताना है। समझ रहे हैं बात को ना? ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ओम के नियम में, ओम का जो नियम है, ओम्स लॉ, किसका मान अचर रहता है? आपको बताना है कि किसका मान अचर रहता है। तो पहला रहता है प्रतिरोध का एवं ताप का। ठीक, प्रतिरोध का नहीं, प्रतिरोधकता का। ठीक, और क्या होता है? ताप का। ठीक, यहाँ पर प्रतिरोध लिखा गया है लेकिन प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोधकता वही होता है, प्रतिरोध ही और ताप का। ठीक, समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। समझा? इसका एक और मात्रक होता है P बराबर, आप जाने होंगे कि W/T होता है। ठीक, W/T होता है P बराबर, तो इसका होगा जूल और जूल प्रति सेकंड।
इसका ये भी मात्रक हो सकता है, ठीक। लेकिन ऐसा मात्रक क्या है, वाट है। ये ना होता है P/W/T, कार्य करने के समय, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो वही कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो जूल सेकेंड भी कह सकते हैं, ठीक। अब बताइए कि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। ये कौन नहीं जानता है, जो वायरल क्वेश्चन है कि 25 स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना। स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है। आपको बताना कि बायोगैस जो है उसका प्रमुख घटक क्या है। तो मीथेन कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। बायोगैस की प्रमुख घटक क्या है, मीथेन। क्या है, मीथेन। समझ रहे। वन संरक्षण का एक प्रमुख उपाय बताएं। देखिए, वन को संरक्षण माने वन को बचाने के लिए आपको बताना है एक प्रमुख उपाय, तो उसका यही है संरक्षण करने के पुनरोपण। यानी कि जितना पेड़ रोपिएगा हमारा वन उतना ही होगा और संरक्षित रहेगा। अब मान लेते हैं कि आपका एक ही पेड़ है, उसको बचाते रहिए, उसी को बचाते रहिए, नहीं। एक पेड़ है तो 1 से 1000 पेड़ लगाइए, तब जाके वन संरक्षित रहेगा और हमारा पर्यावरण संरक्षित रहेगा, वायुमंडल संरक्षित रहेगा। समझा। तो एक ही है पुनर्रोपण। अगर वन लगाइएगा, एक पेड़ लगाइएगा तो हो सकता है उसी पेड़ से ऑटोमेटिक 2 पेड़ हो जाए, 3 पेड़ हो जाए, जंगल हो जाए, वन हो जाए। समझ रहे बात को ना। हाँ, तो ये है क्या होगा, पुनर्रोपण, आपको वन संरक्षण से बचाएगा, ठीक। तो चलिए हम वन संरक्षण का एक उपाय है, सॉरी बचाएगा नहीं, वन संरक्षण का एक उपाय है, ठीक, पुनर्रोपण। समझ में आ गया। तो चलिए इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। इसका पीडीएफ के लिए कहीं नहीं जाना है, आपको कहीं नहीं जाना है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिखा रहेगा पीडीएफ लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके आप कुछ भी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। आप कॉपी में लिख लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि नोट्स अगर आप निकाल लीजिएगा तो वो ठीक रहेगा। निकाल लीजिएगा तो आपको उस ऐसे तो पैसा लगेगा, लेकिन आप कॉपी में लिख लीजिएगा तो वो ठीक रहेगा, ठीक। और अगर आपके पास पैसा है तो आप 1 पेज का है, आप इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और देखिए रिवीजन कीजिए और तैयारी कीजिए और आने वाले एग्जाम में अच्छा झंडा लहराइए। अच्छा झंडा लहराने का मतलब परफॉर्मेंस अच्छा कीजिए, ठीक। धन्यवाद।